लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे लघु उपन्यास चमेली का भाग 2 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी गांव में एक पंडित जी रहते हैं। नाम शिवदत्त राम त्रिपाठी। उम्र 55 के उधर। पेशा अदालत झूठ, तमस्सुख लिखना लिखवाना, मुकदमा लड़ना लड़वाना, किसानों को अधिक सूद पर रुपया कर्ज देकर ब्याज में खाना रहना। गांव के समाज की एक मुखिया, सरकारी नहीं, अपनी भी काफी जमीन कर ली है, दूसरे दूसरे गांवों में हिस्सा लेकर। लड़का लखनऊ में पढ़ता है। घर के 3 भाई हैं, ये सबसे बड़े हैं, इनसे छोटे नहीं रहे। नन की बेवा है लावारिस, यही मकान की मालकिन है। पंडित शिवदत्त राम की धर्मपत्नी नहीं है। बेवा भेहू मकान में थी, उसे दोबारा ब्याह करने की जरूरत नहीं हुई। लड़का समझदार है, इसलिए चचा और बाप से कम पटती है। पंडित जी के छोटे भाई अपनी स्त्री और बच्चों को लेकर कानपुर में रहते हैं। घर में एक बेवा बहन भी है। 2 लड़कियां थीं जो ससुराल है। पंडित शिवदत्त राम का कहना है, सुबह सोकर उठने के बाद जब तक कुछ कमा न लो, पानी न पियो। गांव वाले जानते हैं, फिर भी शिवदत्त राम की आमदनी में रुकावट नहीं पड़ी। कोई न कोई हाजिर हो जाता है। सुबह का वक्त है। शिवदत्त राम नहाकर पूजा कर रहे हैं। कुशासनी पर बैठे हैं, रामनामी ओढ़े, मस्तक पर चंदन, चोटी संवार कर बांधी हुई, गंभीर मुद्रा, सामने ठाकुर जी, चंदन और फूल चढ़ाए हुए, तांबे के बर्तन में पानी दाईं ओर रखा, सपटी से कभी कभी मुंह में छोड़ लेते हैं, माला लिए हुए जप रहे हैं। जगह उन्हीं की चौपाल, काठ के नक्काशीदार खंभों की पुरानी चाल वाली, तिसाही दरवाजा वैसा ही नक्काशीदार। बाहर से देखने पर एक दफा निगाह रुक जाती है। पक्का मकान, बड़ा सहन, 3-4 नीम के पेड़, पक्का कुआं। लतखोरे की एक बगल चौपाल में पंडित शिवदत्त राम जी जप रहे हैं, दूसरी बगल लड़का मनोहर बैठा उन्हें देख रहा है। इसी समय दुखिया आया। चौपाल पर चढ़कर भक्तिभाव से माथा टेक कर पंडित जी को प्रणाम किया, फिर उकड़ू बैठकर हाथ जोड़े हुए दीनता की चितवन से देखता रहा। पंडित शिवदत्त राम जी और गंभीर हो गए। कुछ देर बाद सपटी से पानी चखकर बहुत ही ठंडे सुरों में पूछा, कैसे आए दुखी? पूछने के साथ हाथ की माला चलती गई, फिर होंठ भी हिलने लगे। दुखी ने कुछ कहने से पहले रीढ़ सीधी की, फिर एक तरफ गर्दन टेढ़ी करके टेंट से कई परतों में लपेटा 1 रुपया निकाला और कुछ गंभीरता से सामने रखकर वैसा ही दीन होकर बोला, तिवारी भैया, मैं तो अब मरा। प्रसन्नता को दबाते हुए दुखी से हमदर्दी दिखाने के विचार से कुएं के भीतर से जैसे तिवारी जी ने पूछा, क्या हुआ दुखी? बड़ी आफत है भैया। मदद सी करते हुए तिवारी जी ने पूछा, बात तो बताओ महतो, तुम तो बस। पुलिस में रिपोर्ट हुई है। किस बात की? अब क्या कहूं भैया। पुलिस के आगे तो कहोगे? हाँ, पुलिस के आगे तो कहना ही होगा, तभी तो आया हूं। तो बताओ क्या रिपोर्ट हुई है और माजरा क्या है, और तुम्हारा क्या कहना है? मेरा क्या कहना है मालिक, मैं तो किसान आदमी, कहना तुम्हें है जो कुछ है। दुखी ने गर्दन उठाकर अपने मुख्ताराम को जैसे देखा। फटके से दरवाजा खोलकर मालकिन ने डांटा, इन्हें कुछ नहीं कहना, चले यहां से, बड़ा आया। फिर जेठ की तरफ मुंह करके पर्दे के विचार से कान के पास की धोती में हाथ लगाते हुए अपनाव से बोली, तुम्हें नहीं जाना, वहां जिमीदार का मामला है। इसकी बेटी चमेलिया को महादेवना के साथ दोख लगा है। सिपाही बख्तावर सिंह ने देखा था, महादेवना ने मारा है। जिमीदार ने रिपोर्ट लिखवाई है, कल थानेदार की आवाती है। कहकर बाहरी आदमी कोई देखता न हो, इस विचार से सहन के इधर उधर झांकने लगी, फिर देहरी पर पैर चढ़ाकर खड़ी हो गई। पंडित शिवदत्त राम जी ने हाथ बढ़ाकर रुपया उठाया और टेंट में करके पुजापा समेटने लगे। पुत्र गंभीर भाव से देखता रहा। अच्छा दुखी, अभी जाओ, अभी हमें काम है। दोपहर को बाग में मिलो, हमारे खलिहान में, ये सब एकांत की बातें हैं। कहकर पुजापा उठाकर पंडित जी घर के भीतर चले। चलते समय हिम्मत बंधाते हुए कहा, घबराओ मत। घर के भीतर साथ साथ उनकी भेहू भी गई।
आंगन में जाकर पंडित जी ने स्नेह की दृष्टि से भेहू को देखते हुए कहा, औरत का कलेजा बेबात की बात में दहलता है। अरे वहां जैसा मौका देखेंगे कहेंगे शूद्र है, घबराया है, इनसे ऐसे ही मौके पर रुपया मिलता है। आती लक्ष्मी को कोई लात मारता है। वहां 2 बातों में तो इसे समझाएंगे। थानेदार आए हैं तो 1 रुपये से पार है, जितना दूध होगा निकलेगा। रुपए थानेदार को काटते नहीं, नहीं तो मामला कौन है, कोई घाव पट्टी चढ़ गई। हाथापाई के मामले में थानेदार का कौन सा काम, सीधे अदालत खुली है। इस लोध को भरोसा है कि हमारी तरफ से 4 कहेंगे और हमारा भी काम निकल रहा है। थानेदार से कुछ खुल्लम खुल्ला बातें होती हैं। ये अदालत थोड़ी है कि जिमीदार के खिलाफ चढ़कर गवाही देनी पड़ेगी। रुख देखेंगे, लोध को समझा देंगे कि ऐसा हो। मुमकिन लोध के भी अच्छे गवाह हों, मामला लड़ जाएगा तो बाहर से लड़ा देंगे, लेकिन ये कमजोर है। पंडित जी ने फिर स्नेह की दृष्टि से भेहू को देखा। भेहू अपनी बेवकूफी के ख्याल से लजाकर बोली, इतना कौन जानता था। हमने कहा कहीं बैठे बिठाए एक बला गले न लगे। हमारे कोई दूसरा बैठा है। फिर कुछ रोनी सूरत बनाकर उसी आवाज में बोली, कोख का लड़का होता तो कोई एक बात न कहता, तुम्हारा भी होता। फिर गंभीर होकर बोली, दीदी का स्वभाव अच्छा न था। तुमसे आज तक मैंने नहीं कहा ये मनोहरा तुम्हारा लड़का नहीं है। दीदी मायके से ही बिगड़ी थी। कभी कभी वो आता था उस पिछवाड़े वाले बाग में। शांत होकर बोली, एक दिन पहर भर रात बीते दीदी बाहर निकली। मैंने कहा, क्या है कि पिछले हफ्ते में 1 रात 2 रात इस तरह दीदी अकेली बाहर जाती हैं। वे निकली कि पीछे से दबे पांव मैं भी चली। एन वक्त पर पकड़ ही तो लिया। वो तो भगा, दीदी पैरों पड़ने लगी। आज तक मैंने नहीं कहा। देखो ना, तुम्हारा जैसा मुंह थोड़े ही है। ना बाप को पड़ा है ना माँ को, उसी का जैसा मुंह है। वो जाली रात थी, मैंने अच्छी तरह देख लिया था उसे। इसी समय बहन बाग से आई। भेहू हंसकर दूसरी दालान की तरफ चली। पंडित शिवदत्त राम भाव में डूबे हुए बोले, बाग जल नहीं गया। बहन ने सोचा छींटा उन पर है। उनकी दाल में काला था। बोली, बाग क्यों जले, जले घर जहां रोज आग लगती है। भेहू बगुलिन की तरह ननद पर टूटी। दोनों हाथ फैलाकर बोली, हरी राण अपना टेंटर नहीं देखती, दूसरों की फूली देखती है। बहेतु कहीं की, सवेरे से जब देखो धोती उठाए बाहर भगी। कभी बाग कभी खेत, इनके घर कभी उनके घर। ये सब बहाने हैं, मैं समझती नहीं। जेठ की तरफ कनवा घूंघट काढ़ कर देखती हुई कहे देती हूं तुमसे, ये अब रहेंगी नहीं घर। खुदाया बिसाते से इनकी आसनाई है। सीधे तुम्हारे मुख में लगाएंगी कालिक और होंगी मुसलमानिन। फिर धमाधम एक कोठरी को चलती हुई, ये इतना बड़ा सीसा खोदैया के यहां से आया है, रोज मुंह देखती हैं। सुनो सुनो, पंडित शिवदत्त राम ने बुलाया। क्या? बदलकर भेहू बोली, देखती हुई कुछ नजर बचाकर। घर की बात घर ही में रहने दो। पंडित शिवदत्त राम पूरे विश्वास से बोले, कोई कुछ करे दोख नहीं, धर्म न छोड़े। फिर भेहू से कहा, जरा यहां तो आओ। कहकर बाहर की दहलीज की तरफ चले। पीछे से भेहू चली गंभीर भाव से। दहलीज के एक सिरे पर खिड़की है या जनाना रास्ता, बाहर जाने को वहीं गए। वहां दरवाजा कुछ खोलकर खड़े हो गए। भेहू जेठ से विश्वास की आंखें मिलाकर खड़ी हो गई। सुनो, पंडित जी ने आदर से कहा। भेहू एक कदम बढ़कर बिल्कुल सटकर जैसे खड़ी हुई। वो दवा जो तुम्हें दी थी, इसे भी पिला दो, पंडित जी ने शंका और लापरवाही से कहा। तुम निरे वो हो? जेठ की छाती पर धक्का मारकर भेहू ने कहा। बामन ठाकरों के यहां कोई बेवा वो दवा खिलाए बिना रखी भी जाती है? वो गावदी होगा जो रखेगा। एक आध के हमल रह जाता है लापरवाही से। ये वो सब कर चुकी है। कहकर स्वास्थ्य की सांस छोड़ी। तो ठीक है, चलो। पीठ पर हाथ रखकर थपकियां देते हुए जेठ ने कहा और लौटकर दरवाजे की तरफ बढ़े। मनोहर ना था। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चमेली का दूसरा और अंतिम भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।